टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं ग्रामर रूल, लेकिन ग्रामर रूल जनरली सब लोग सुनते हैं, ग्रामर रूल है क्या, कहां इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। एक्चुअली में मेन हेडिंग जो होती है वो होती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया है ग्रामर रूल। समझ में आ रही बात? लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं तो वो ये कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसे अपन ग्रामर रूल के नाम से जानते हैं। एक और मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो आप क्लास 12th में पढ़े थे, Ax = b, और मैंने इससे पहले के वीडियो में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे पहली बात तो पुराने वीडियोस देख लेंगे, और अगर नहीं भी देखे तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा फिर से। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। ग्रामर रूल जो है वो मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि क्या होता है। इसे मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है, इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोला जाता है। आप लोग जानते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इन्वर्जन मेथड क्यों बोला, क्योंकि x यही रहेगा, ये a इधर शिफ्ट हो जाएगा तो a इनवर्स ऑफ b बन जाएगा। समझ वाली बात, a इनवर्स b को मल्टीप्लाई करोगे आपको x मिल देंगे। तो आप बोलोगे सर ये सब क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो चिंता मत कीजिए, पूरा डिटेल में समझाता हूं। बस अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं। मैं बस पढ़ाने वाला हूं मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, ग्रामर रूल, और पढ़ाने वाला हूं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसका नाम है Ax = b। उसका फॉर्मूला होता है, बोलना चाहिए, नाम तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहली हेडिंग डालता हूं ग्रामर रूल, है ना, इसे समझाता हूं आप सभी को कि ग्रामर रूल क्या होता है, और ये मैं जो बात कर रहा हूं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं आपको समझाना। तो पहला मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मेरी हेडिंग आ रही है ग्रामर रूल। क्या हेडिंग आ रही है? ग्रामर रूल। ठीक है, ग्रामर रूल क्या होता है, या इसे अपन बोलते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर आता है ग्रामर रूल। क्या होता है ग्रामर रूल, चलिए समझते हैं। मैंने जैसे कि हेडिंग डाला था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो पहली बात, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बहुत सारे होंगे। सपोज कीजिए मेरे पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z = d1। मेरे पास एक और लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z = d2। मेरे पास और एक इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z = d3। ठीक है, तीन तीन इक्वेशन से सपोज कीजिए। जैसे कि देखो, मैं पहले आपको थोड़ा छोटी क्लास में लेके चलता हूं, आपको ये सब रूल की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको समझाता हूं, ताकि जनरली बोलते हैं हर कोई, मैं सुना हूं बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे स्टूडेंट से कि उन लोग यही बोलते हैं ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, या जो पहले मेथड थे वो मेथड से ही काम क्यों नहीं चलाने, ये नए नए मेथड क्यों लाने। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कीजिए अगर हम लोग क्लास 9-10th में होते तो हम लोग ये पढ़े 2x प्लस 3y = 6, और एक और इक्वेशन दे देता हूं 4x प्लस 8y = 12। अगर टीचर हम लोग को ये सब सॉल्व करने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है, तो बेटा जानता हर कोई, ये बस नाम नहीं पता रहता। एलिमिनेशन मेथड कहने का मतलब या तो x को या तो y को एलिमिनेट कीजिए। जैसे कि आप लोग क्या करते थे, यहाँ 2 को 4 बनाने की कोशिश करोगे तो पहले वाले इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2, तो ये क्या बन जाता था 4x प्लस 6y = 6, ये बन जाता था 4x प्लस 8y = 12। दोनों को घटा देते थे तो x एलिमिनेट हो जाता था। यहां से आंसर आ गया -2y = -6, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 3। यही करते थे, फिर y की वैल्यू जो 3 आई उसे आप x में पुट कर देते थे किसी एक भी इक्वेशन में, तो आपको x भी मिल जाता था। यह आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, या आप पढ़ चुके हो छोटी क्लास में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कौन सा मेथड है, आप पढ़े हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज कीजिए मैं इस इक्वेशन से 4x प्लस 8y = 12 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 8y/4। क्लियर है? या आप इसे और शॉर्ट कर सकते हो, 4 कॉमन निकालोगे तो ऊपर बचेगा 3 - 2y, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस x की वैल्यू को कहां पुट कर देते थे, आप इसे पुट कर देते थे फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर है? फिर आपको वहां से x और y की वैल्यू मिल जाती थी। इसे आप बोलते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड।
जैसे मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखा देता हूँ, 2x की जगह कितना पुट कर दूंगा, 3 माइनस 2y। याद आ रहा है? आप लोग ये सारे मेथड बचपन में पढ़े थे, याद कीजिए। ये कितना बन जाएगा, 6 माइनस 4y प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस y इक्वल टू 0। y का वैल्यू आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ नहीं, सही आ रहा है क्या? माइनस वाई प्लस 3y कितना आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 जाएगा, तो y की वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मेथड हो जाता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए और दूसरे वैल्यू इक्वेशन में क्या कर दीजिए, उसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। ये आपका कौन सा मेथड कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा आप पढ़े हो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, ग्राफ बनाते थे दोनों लाइन का, याद कीजिए। फिर दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करिए वही आपका पॉइंट बन जाता था। तो आपने एक और मेथड पढ़ा, कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे। जैसे एक पॉइंट क्या आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब 0 2 पर जाएगा, और y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब 3 0 पे कटेगा। तो ये आपका हो जाता था एक लाइन, ये इस लाइन का ग्राफ बन गया। और यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0 इंटू 3.5, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 0,3/2। और अगर आप y 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, मतलब ग्राफ आपका यहाँ पे ही कटेगा। तो दोनों लाइन का ग्राफ अपन ने प्लॉट कर दिया, और दोनों लाइन कहाँ पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है 3,0 पे। 3,0 पे कट रही है, मतलब x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? और अभी मैंने आपको एलिमिनेशन से दिखाया था x की वैल्यू 3 आ रही थी, और सब्स्टिट्यूशन से दिखाया था y की वैल्यू 0 आ रही थी। ग्राफिकल मेथड से दिखाया दोनों की वैल्यू करेक्ट आ रही है। मतलब ये आप ग्राफ बना के भी दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड भी आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा आप एक मेथड और जानते थे, याद कीजिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो अपन पढ़े थे क्लास 10th में, याद कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये बहुत बड़ा मेथड है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी हमने सीखा था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। आप लोग ऐसा कुछ पढ़ते थे, b1 b2, फिर यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे रख देते थे a1 a2, यहाँ पे रख देते थे b1 b2, यहाँ इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y, इन दोनों के बीच में 1, और यहाँ पर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। याद कीजिए, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद आ रहा है? और फॉर्मूला क्या बनता था, फॉर्मूला आपका बन जाता था x अपॉन, x के अपॉन में क्या आ रहा है, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन क्या आ रहा है, y अपॉन आ रहा है c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप x और 1 वाले पार्ट को ले लीजिए, b c a b की वैल्यू रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाता था, फिर y का वैल्यू मिल जाता था। इसे अपन बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से भी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। समझ में आ रही बात? लेकिन बात को समझिए, ये सारे जो 4 मेथड मैंने आपके पास लिख के रखे हैं, ये चारों मेथड जो है 2 इक्वेशन रहे, चलो बहुत हुआ 3 इक्वेशन रहे तो उन्हें सॉल्व करने में मदद करेगा। लेकिन अगर बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, जैसे अभी तो 2 ही वेरिएबल है ना, x और y। अभी देखो यहां पर क्या है, यहां पर z तीसरा वेरिएबल भी प्लॉट हो गया है। तो जब 3 वेरिएबल आ गए तो बेटा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना थोड़ा सा हो जाता है टफ। समझ में आ रही बात? अच्छा चलिए, आप मान लो कि 3 वाले को भी सॉल्व कर लोगे, मैं बोला 4 वेरिएबल दे दूं, यहां पर एक और कोई वेरिएबल प्लॉट कर दूं, तब क्या होगा? तब पे तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने में हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रही बात? जब यहाँ पे 4 वेरिएबल वाले इक्वेशंस आ जाएंगे। इसीलिए हम ये 4 मेथड जो लगाते हैं, या बहुत हुआ तो 2 वेरिएबल के लिए या 3 वेरिएबल के लिए, है ना, मैक्सिमम 2 और 3 वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम 2 और 3 वेरिएबल के लिए ये चारों मेथड आप लगा सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा आ गए, 4 वेरिएबल आ गए, तो दिक्कत हो जाएगा, 3 ही वेरिएबल में हालत खराब हो जाएगी यार। इसीलिए हमने कौन सा रूल निकाला, क्रैमर रूल निकाला, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड निकाला, जिससे चीजों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए मैं चालू करता हूं, ज्यादा डिले ना करते हुए क्रैमर रूल को समझाता हूं कि क्रैमर रूल का क्या कॉन्सेप्ट है और उसे कैसे यूज करना है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर आपके पास बनेंगे 3-3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3-3 मैट्रिक्स और उनसे बनेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो पहला मैट्रिक्स जो आता है, जिसे मैं नाम दिया हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा है
कोफिशिएंट मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स होगा, मतलब कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे नाम देते हैं ए। और ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर है? और इसे ही मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मेरे को अभी जरूरत पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। क्लियर है? ये पहला मैट्रिक्स मेरे पास आएगा। दूसरा मैट्रिक्स आएगा मेरे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स से लिखूंगा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है x, कैपिटल X, और इसके अंदर वेरिएबल्स आएंगे कौन कौन? x, y एंड z। अभी 3 वेरिएबल है तो 3 ही आएंगे, 4 होते तो 4 आ जाते, है ना। इसे मैं मैट्रिक्स ऑफ x में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? x, y एंड z। क्लियर है? और इसके अलावा एक और मैट्रिक्स आएगा, वो D1 D2 D3 वाला, उसे कई लोग नाम देते हैं B, कई लोग नाम देते हैं D। जो आपकी इच्छा करे आप नाम दे सकते हो, B नाम दे सकते हो या मैट्रिक्स D नाम भी दे सकते हो, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स B या मैट्रिक्स D, जो आपको अच्छा लगे और करके लिख लो यहाँ पर, और, है ना। यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? ये बनेगा आपका D1 D2 और D3 का मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स आपके पास आएंगे पहले तो क्रैमर रूल में। क्लियर है? पहला कहां से आया? ये कोफिशिएंट्स जो है x y z के जो कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स, जिसे अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक आएगा आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स, जो वेरिएबल्स की वैल्यू जिनकी निकालना है, x y z की जो वैल्यू निकालनी है वही वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक आएगा आपका मैट्रिक्स B या मैट्रिक्स D, जो इक्वल के इधर वाले कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है। इसे एक नाम दे सकते हो आप, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, कांस्टेंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट बोलना ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। क्लियर है? मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट क्या है? D1 D2 D3। ठीक है, जो इक्वल के इधर वाला पोर्शन होता है, जो सिर्फ कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनको बोल दिया मैंने मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। क्लियर है? और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मिलाकर बनता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो कैसा होता है वो भी आपको दिखाता हूं, पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना। ठीक है, ये इसी का नाम है बेटा, ध्यान रखना, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ये मैट्रिक्स B या मैट्रिक्स D को ही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, यही है आपका, है ना, यही पोर्शन है आपका मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट D1 D2 D3, जो इक्वल के इधर वाले पोर्शन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनका मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मिलाकर क्या बनता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये बड़े काम की चीज है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसे भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं नाम से कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है मैं यहां पर बना देता हूं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इन्हीं के साथ ऐड हो जाएगा अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स, है ना, या मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, D1 D2 D3, तो ये सब मिलकर आपको क्या बनाता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। ये सब मिलकर क्या बनता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके मेन काम की चीजें थी। अब क्रैमर रूल क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। क्रैमर रूल अपना कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 3 इक्वेशन से कितने मैट्रिक्स निकलेंगे, 4 मैट्रिक्स निकलेंगे। पहला कौन सा निकलेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा निकलेगा आपका वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। ठीक है, या मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें x y z जिनकी वैल्यू अपने को निकालनी है वो वाला मैट्रिक्स। एक आपका बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, जो इक्वल के इधर कांस्टेंट बने उनका मैट्रिक्स। और एक आपका बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मिलाकर बना है। क्लियर है ये चीज? ठीक, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्रैमर रूल में क्या करना है। ठीक है, क्रैमर रूल की कहानी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रैमर रूल में अपन क्या करते हैं, बात को समझिएगा। पहले में ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, इसमें दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आप y z कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा। मैं फिलहाल x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, चेक कीजिए, ये बन जाएगा x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, जब x मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मैं आपको समझा चुका हूं, जब डिटरमिनेंट में कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो तो या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल एक कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, a1x
A2x A3x, क्लियर है। और बाकी सारी चीजें सेम उतरेंगी, B1 C1 B2 C2 B3 C3, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लिख रहा हूँ, C1 टेंड्स टू C1 प्लस वाई C2 प्लस Z C3। ऐसा करने से क्या होगा, चेक कीजिएगा, ये आ रहा है x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, चेक करना, ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है, A1x प्लस B1y प्लस C1z। ये ऑपरेशन लगाने के बाद कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2z। ये क्या हो रहा है, A3x प्लस B3y प्लस C3z, क्लियर है। और बाकी ये दोनों एज इट इज उतरेंगे, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, D1 D2 D3 में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये क्या आ रहा है, D1 D2 D3, क्योंकि ये इक्वल टू D1 है ना भाई, ये इक्वल टू D2 है, इक्वल टू D3 है। और ये क्या आ रहा है आपके पास, B1 B2 B3, ये आपके पास क्या आ रहा है, C1 C2 एंड C3। तो देखिए आपको वेरिएबल x की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर देना है बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, क्लियर है। तो आपको वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन बनाने के लिए अपन डायरेक्ट बस इसी का यूज करेंगे, ये पूरा मेथड अप्लाई वहां पर नहीं करेंगे, समझ में आ रही है बात। देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। कैसे आ रही है x की वैल्यू, यहां पर देखिए ये x यही रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। और ये अंदर में क्या आ रहा है आपके पास, अंदर आ रहा है आपके पास D1 D2 D3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। अब देखिए अगर आपके मन में उठ रहा है सर ये तो x की वैल्यू आप निकाले, y और z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। y1 और z1 की, y और z की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, ठीक है। मैं इधर का रफ कर रहा हूं, देखो मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख दूंगा इससे पहले जो मैट्रिक्स आया था, चलो अभी फिर से लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, B1y B2y B3y, ठीक है। और यहाँ पे y इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहां पर ये जो लाइन आ रही है वो यहां पर आ जाएगी और फिर वहां पे अपन D1 D2 D3 लिख देंगे और वहां पे y इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब समझाता हूं, देखिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं पहले अपना यहां पर लिख देता हूं, क्या ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूं, चेक कीजिए क्या आया था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही आया था, क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। अच्छा यहां पे एक हेडिंग डाल देता हूं, क्या लिख देता हूं, फॉर द वैल्यू ऑफ y, क्या लिख देता हूं, फॉर द वैल्यू ऑफ y के लिए अब काम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, क्या लिखूंगा यहां पे, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, y ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहां से x हटा देते हैं अपन, क्लियर है। यहां पे भी अपन यहां पे लिख देते हैं y और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करो, ये हो जाएगा आपका B1y B2y एंड B3y में, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और यहां पर ऑपरेशन चेंज कर दूंगा, ऑपरेशन चेंज करके क्या लिखूंगा, देखो ये सब हटा देता हूं, आप बात को समझने की कोशिश करने, ये सब हटा के मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम 2 चेंज विथ XC1 प्लस C2 प्लस ZC3, ठीक है। ऐसा ऑपरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक करना, A1 A2 A3 तो सेम रहेगा, ठीक। और ये जो है ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z और ये हो जाएगा C1, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू C2 और ये किस में आ जाएगा, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू C3, ठीक है, ये आ गया। अब चेक करो इसे आप क्या लिख दोगे, इसे आप लिख दोगे D1 D2 एंड D3, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3,
क्लियर हो रहा है, समझ गए। तो आपको यहां से दिख रहा है कि y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ये वाला डिटरमिनेंट। समझ में आ रही है बात। तो चलिए मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना सब चीज। मैं इससे मिटा के डायरेक्ट y का वैल्यू निकलाऊं, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3। और चेक कीजिए, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू में क्या हो रहा था 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। y की वैल्यू में क्या आ रहा है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिमिलरली करके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सिमिलरली कर दूंगा, z इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और ये हो जाएगा d1 d2 एंड d3। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको z का भी वैल्यू मिल जा रहा है। तो मैं आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिया हूं आपके सामने, चेक कर लो। अगर क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। मेथड ऑफ डिटरमिनेंट से अपन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो उसी को अपन नाम दें क्रैमर रूल, या क्रैमर रूल जो थे उन्होंने नाम दिया, उनके रिस्पेक्ट में रखा गया क्रैमर रूल, ठीक है। तो आपने को इसमें करना क्या, आपने को डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आ रही बात, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये है ना। ये भी हटा देता हूं, ये तो मैंने लिख दिया था ऐसी। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगा तो आप क्रैमर रूल के तहत ये फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने के लिए ये चीज अप्लाई कर दोगे कि 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, और उसे इस डिटरमिनेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसी y की वैल्यू के लिए ये काम करेंगे, z की वैल्यू के लिए ये काम करेंगे। क्लियर है। आई होप आप सभी को एक क्रैमर रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी से पहले वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला नोट कर ले। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्रैमर रूल के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, और ये सवाल आपसे पूछा है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में 2003 में, और CSV2 में 2007 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं अभी आपको क्रैमर रूल का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अपने को डायरेक्ट बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अपन क्या करेंगे, पहले तो पूरे अपने जो मैट्रिक्स है वो निकाल लेते हैं। अपना पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा a, वो क्या दिख रहा है आपको, चेक कर लीजिए 1 1 एंड 2 1 1 एंड 2। फिर y का कोफिशिएंट देख लीजिए 1 -1 एंड 1 1 -1 एंड 1, और z का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 1 1 एंड 1। क्लियर है। फिर आपके पास आएगा मैट्रिक्स b ले सकते हो या x ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। मैं पहले फिलहाल x ले लेता हूं, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स मेरा आ जाएगा x y एंड z, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पड़ता है, इसकी जरूरत है ना। अपने को जो काम है अपने को तो पता ही है, अपने को सिर्फ एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर हो रही है बात। मैं इसे हटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने को जरूरत पड़ेगा किसका, d का। यहां पर अपन ले लेते हैं अपना ये d वाला मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है 4 0 एंड 5। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, समझ गए। और ये a और d आ गया। अब अपने को डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ d दोनों की जरूरत पड़ने वाली। डिटरमिनेंट ऑफ d तो नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ a का जरूरत पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, मैं एक्सपांड कर दे रहा हूं बाय रो 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 -1 की पावर 1 + 1, और माइनर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा -1 1। क्लियर है। और 1 1, ठीक है। फिर क्या आएगा अपने पास आएगा +1 -1 की पावर 1 + 2, और m12 कितना आ रहा है अपने पास 1 1 2 1 1 1 2 1, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 -1 की पावर 1 + 3, और m13 कितना है 1 -1 एंड 2 1। क्लियर। और सॉल्व करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ये -1 × 1 हो जाएगा -1, और ये -1 मतलब आ जाएगा -2। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है आपके पास 1 - 2 -1, और बाहर वाला -1 मिलकर बन जाएगा +1। फिर ये आ जा रहा है आपके पास 1 1 + 2 3, और आंसर आ रहा है 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 + 4 - 2 मतलब 2। क्लियर है। ये आपका आंसर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a का, ठीक है। ये बहुत काम की चीज आई है अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ a।
वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लेना, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूं, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 2, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। अब अपना देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं क्रैमर रूल, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहां पर डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा कौन सा, d1 d2 d3, d1 d2 d3 मतलब कितना है 4 0 एंड 5, बाकी सब सेम उतरेगा 1 -1 1 एंड 1 1 एंड 1, ठीक है। और 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो अपने पास आया है, मैं यहाँ पे लिख करके रख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है 2, तो यहां पर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसे अपन कर देंगे एक्सपांड, एक्सपांड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना देगा -1 × 1 -1 और -1, क्लियर है। फिर -1, फिर आ जाएगा आपके पास 0 × 1 0 और -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, 0 -5 आ रहा है, मैं डायरेक्ट -5 लिख दिया, चलो लिख ही देता हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। फिर +1 आएगा और यह आ जाएगा 0 0 + 5, ठीक है। ये आपका वैल्यू आएगा x का, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 1/2, ये हो जाएगा -2 × 4 -8, ये हो जाएगा आपके पास +5, यह आ जा रहा है आपके पास +5, तो आंसर कितना होगा 5 5 10 10 - 2 10 - 8 2 2/2, आंसर हो जाएगा x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 1, आप चेक कर लो ना भाई, यहां इसे सॉल्व करो, देखो 10 10 - 8 आ गया 2 2/2 कितना हो गया 1, x का वैल्यू आ गया 1, इजी है। अब अपन निकालना चाहते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए चेक करते हैं। तो y की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूंगा चेंजेस, है ना। तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग x की वैल्यू नोट कर लिए, मैं आपको y की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा y और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास y इक्वल टू आ जाएगा 1 1 एंड 2, और ये आ जाएगा 4 0 एंड 5, क्लियर है। और अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये एक्सपांड होने के बाद क्या आएगा, पहली रो से कर देता हूं 1, और ब्रैकेट में आपके पास कितना आएगा, माइनस लगा दीजिए 1 का, 0 × 1 0 और -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -5, फिर आ जाएगा -4, मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - 2, फिर आ जाएगा आपके पास +1, इसका माइनस हो जाएगा 5 - 0, क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया चेक कर लीजिए, ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है -5, ये आ रहा है -1 × -4 हो जाता है +4, और ये आ जाता है आपके पास 5, तो 5 - 5 हो गया 0, 4/2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, y = आ रहा है 2, नहीं समझे क्या, क्लियर है। अब से बचा z का वैल्यू, आसान लग रहा है, क्रैमर रूल बहुत ज्यादा इजी कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप कितने भी वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं इसे भी इंटरचेंज कर देता हूं, अब आप चेक करो आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर आप निकालना चाह रहे हैं z का वैल्यू, तो ये हो गया 1 1 2, ये हो गया 1 -1 एंड 1, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 0 एंड 5, बस 4 0 5 की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। और 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसे अपन एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, तो ये हो जाएगा 1 -5 -0, फिर आ जाएगा -1, आ जाएगा 5 -0, फिर आ जाएगा 4, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा कितना 1 + 2, समझ में आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -5 -5, है ना, कितना आ रहा है -5 -5, यहां पर कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 2 3 4 3 12, क्लियर है। तो ये आपको z का वैल्यू दे रहा है 1, z का वैल्यू भी कितना आ रहा है 1, तो आपको x y और z तीनों का वैल्यू मिल गया, क्या क्या वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला 1, y का वैल्यू मिला 2, z का वैल्यू मिला 1। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, कुछ मत करो यार, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, आंसर सही आना चाहिए। 1 + 2 + 1 कितना आएगा 4 ही आएगा, 1 - 2 -1 + 1 कितना आएगा 0 ही आएगा, 1 मतलब 2 2 + 2 4 4 + 1 5, सही आ रहा है, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब x y z की वैल्यू सही निकली है। नहीं समझ में आया क्या, क्लियर है। आई होप आप सभी को एक क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे आप पहले नोट कर लीजिए। और समय हो गया आज के क्वेश्चन का, तो ये रहा आज का आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, सॉल्व बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन दिए और पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, a b c d आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं।
आई होप आप सभी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आज ही मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.